हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 3 को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आज उसका क्लास नंबर 1 है, या कह सकते हो लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसमें मैंने सबसे पहले सिलेबस कराया हुआ है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो या आपकी तरफ कोई भी यूनिवर्सिटी लगती हो, सबसे पहले सिलेबस मैच कीजिएगा। मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कुछ हद तक सेम ही है। तो सबसे पहले सिलेबस मैच कीजिएगा। फिर मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर और टॉपिक वाली वीडियो। उसमें मैंने आप लोगों को बताया है तो फिज़िक्स के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जो हर बार पूछे जाते हैं, और कौन से उस इम्पॉर्टेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों को बहुत पहले करा दिया हुआ है, ठीक। और यूनिट 1 और यूनिट 2 के डिटेल लेक्चर्स को भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे ना तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक। और मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 को 1 शॉट वीडियो भी इंक्लूड कर दिया है, अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जब जाएंगे ना प्लेलिस्ट में, आप लोगों को 1 शॉट वीडियो भी मिल जाएंगे, डिटेल लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि आप सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कीजिए, तो मैं यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुकी हूँ। चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यूज क्वेश्चन हो, मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन अपने चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोगों को ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है आप लोगों को तो यूट्यूब पे सिंपली सर्च कीजिएगा कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स बाय योर बीएससी गाइड। आप लोग इतना सर्च करेंगे ना तो आप लोगों को मेरे चैनल पे जितनी भी फिज़िक्स की वीडियो बनी होंगी, प्लेलिस्ट वगैरह बनी होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बनी होंगी, सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगी, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिलती, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए ना। मैं आप लोगों को उस कमेंट में आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप प्लेलिस्ट का लिंक भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहां से जा कर के भी देख सकते हैं। सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। सबसे पहले सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक की वीडियो, फिर यूनिट 1 और 2 के डिटेल लेक्चर्स, फिर 1 शॉट वीडियो भी उसमें इंक्लूडेड है, फिर सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सबसे पहले क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए, इसीलिए मैंने सारे यूनिट के कंप्लीट करा दिए। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा शेयर आप लोग करेंगे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी स्टूडेंट की, और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उन्हीं के बेसिस पे मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2-3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। मेरी हर वीडियो शाम को 5 बजे, टाइमिंग चेंज कर दी है मैंने, शाम को 5 बजे और शाम में ही 7 बजे, 2 टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट किए रहेंगे ना तो आप लोगों के पास 4:30 बजे और 6:30 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग 5 बजे क्लास अटेंड कर लीजिएगा और 7 बजे क्लास अटेंड कर लीजिएगा। यूनिट 3 की एक दिन में 2 क्लासेस आने वाली, ज़रूरत पड़ेगी तो 3 प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन जल्दी से जल्दी ये यूनिट कंप्लीट करा दूँ। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाले पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मॉडर्न ऑप्टिक्स भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दूंगी, वो भी 2-3 दिन में एक एक यूनिट कंप्लीट करा दूंगी। तो आप लोगों का सारा यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आंसर्स को भी जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि फैराडे लॉ क्या होता है। इसको पूरा नाम है इसका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसका जो इंटीग्रल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे फैराडे लॉ का, और एक टॉपिक आता है लेंस लॉ जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग
स्किप करके बिल्कुल मत कीजिएगा, नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा और कॉपी पेन नहीं निकाले हैं तो पहले की तरह कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। मेरे जो स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ सारी इम्पॉर्टेंट ही होती हैं, ठीक। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवाऊँगी आप नोट्स प्रॉपरली बनाएंगे, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करके लिखवाने भी वाली हूँ और यही नोट्स आप लोगों के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो आप लोग उसमें कैसे लिखेंगे, लिखना आना चाहिए आप लोगों को। बाकी मैंने एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जा कर के देखेंगे ना तो एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, टाइम मैनेज कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कम टाइम बचा है उसमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सारी वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडे है एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कुछ लॉज दिए थे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करते। उन्होंने 2 लॉ दिया था, वही हमारा कहला गया कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जितने मैं पॉइंट्स बताऊंगी प्रॉपर्ली नोट्स करते जाना है, वीडियो को पॉज करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये पहुंच सके। तो फैराडे कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ लॉज दिए। अब वो क्या लॉज थे मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी फिर समझाऊंगी, ठीक। नहीं तो पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगी तो सबसे ऊपर सर से चला जाएगा और मैं लिखवाते जाऊंगी समझाते जाऊंगी तब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें लिखिएगा फैराडे गेव 2 लॉज। फैराडे कौन थे? एक साइंटिस्ट थे ना, तो फैराडे गेव 2 लॉज। फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे 2 लॉ दिया, मतलब फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनके बेसिस पे ही 2 लॉज को उन्होंने दिया। अब फैराडे का पहला नियम क्या कहता था, यहाँ पर डाल लीजिएगा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, और जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना प्रॉपर्ली आप लोगों को इसी तरीके से लिख के भी आना है। तो फैराडे का पहला लॉ कहता था, लिखिएगा, व्हेन the flux of magnetic induction through a circuit is changing and electromotive force जिसे EMF कहते हैं, and EMF ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, electromotive force is induced in the circuit। पहले लिख लीजिए फिर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाती हूँ। देखिए फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे 2 लॉज दिए थे। तो फैराडे गेव 2 लॉज। उनका पहला लॉ क्या था, व्हेन द फ्लक्स ऑफ अ मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लास 12th में आप लोगों ने मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन तो पढ़ा होगा और फ्लक्स के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को। तो कह रहा है जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को ही फ्लक्स कहते हैं ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने किसे पता है फ्लक्स क्या होता है, और प्रॉपर्ली डेफिनेशन भी इसकी बताइएगा कमेंट करके। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे ना तो मैं भी एक्साइटेड रहती हूँ आप लोगों के सारे डाउट्स को सॉल्व करने में। आप लोगों को किसी तरह का डाउट ना हो, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करे, तो मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी देती हूँ, ठीक। उसमें कह रहा है जब व्हेन द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन थ्रू अ सर्किट, कोई एक सर्किट है जिसमें फ्लक्स का चेंज हो रहा है, सर्किट इज चेंजिंग। इसमें कह रहा है अगर कोई सर्किट में फ्लक्स का चेंज हो रहा है देन क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम ईएमएफ कहते हैं उस कॉइल में प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब एक तरह का फोर्स उस सर्किट में प्रोड्यूस हो जाएगा। फैराडे का पहला नियम ये था। एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये सर्किट है और इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स का चेंज हो रहा है, बार बार फ्लक्स, जैसे करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, ठीक, करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर बार बार यहाँ साइड कुछ और फ्लक्स आ रहा है, यहाँ साइड कुछ और फ्लक्स आ रहा है। तो अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं, यहाँ पर कोई और वैल्यू आ रही है,
1 आ रही है, यहाँ पर 2 फ्लक्स आ रही है, यहाँ पर 3 फ्लक्स आ रही है। तो अगर जब किसी भी सर्किट में फ्लक्स का चेंज होगा तो एक ईएमएफ, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, उस सर्किट में प्रोड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स का चेंज होगा तो एक ईएमएफ फोर्स प्रोड्यूस होगा उस सर्किट में। इसी को फराडे ने पहले नियम में बताया था। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये फर्स्ट लॉ लिख लीजिएगा। अब फराडे का सेकंड लॉ क्या था, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी इसमें पॉइंट्स लिखाऊंगी सब आप लोगों को एग्ज़ाम में लिख करके आना है, ठीक। तो इसमें डालेंगे सेकंड लॉ। पहला लॉ आप लोगों को समझ में आया, कमेंट करके बताइए। पहला लॉ कहता है कि अगर किसी सर्किट में फ्लक्स का चेंज होता है तो उस सर्किट में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है या इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक। अब सेकेंड लॉ लिखेंगे, दिस ईएमएफ, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हुआ, इसी की वजह से ये किसके इक्वल होता है, तो लिखेंगे दिस ईएमएफ इज इक्वल सेकेंड लॉ कहता है कि ये जो ईएमएफ होगा इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जिसे कहते हैं ई से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट d/dt चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक। फाई से फ्लक्स को चेंज करते हैं, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है इसीलिए बी लिखा मैंने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। सेकेंड लॉ कहता है कि अगर ये जो ईएमएफ है जो कि सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट क्या होता है d/dt, और चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब फाई और बी, ठीक। तो यही कह रहा है कि अगर किसी सर्किट में फ्लक्स का चेंज होता है तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल होता है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का, ठीक। तो फराडे का दोनों लॉ किसको समझ में आ गया, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब इसमें आगे लिखेंगे दिस इक्वेशन, नेक्स्ट पेज से लिखेंगे दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई, E इज़ इक्वल टू -d/dt फाई बी, ये जो इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई, तो लिखेंगे दिस इक्वेशन इज़ नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। इसी इक्वेशन को कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक। और इसमें एक चीज़ और आती है, एक पॉइंट और लिखेंगे, द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ in a circuit is equal to the rate of change of magnetic flux is known as Newman NEUMANS न्यूमैन्स लॉ। कभी कभी शॉर्ट में पूछ सकता है कि फैराडे लॉ की जगह न्यूमैन्स लॉ क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग दैट द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट, जो ये जो रिलेशन था E इज़ इक्वल टू -d/dt फाई ऑफ बी दिया गया था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी सर्किट में ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो किसकी इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। इसी को फैराडे लॉ को भी न्यूमैन्स लॉ भी कहा गया था, क्योंकि बहुत पहले जो न्यूमैन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये लॉ को डिफाइन तो कर दिया था, लेकिन बाद में फैराडे ने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, ठीक। तो ये न्यूमैन का लॉ भी कहलाता था और फैराडे का लॉ भी कहलाता था कि अगर मान लीजिए कि किसी एक कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है और n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो वो उस टाइम पे वो कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा उसको निकाल के देख लेते हैं। वो भी न्यूमैन्स लॉ का एक हिस्सा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लिखेंगे इफ़ कॉइल
if coil which magnetic flux is changing consist of n turns and each turn covers equal area, then induce ईएमएफ। इसमें कह रहा है अगर एक कॉइल है विच मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मान लेते ये कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, कंसिस्ट ऑफ एन टन्स, और बार बार मतलब टन्स कितने हैं, एन टन्स है, एंड ईच टर्न कवर इक्वल एरिया, और हर एक टर्न के बाद इक्वल एरिया कवर करता है, तो उसमें जो ईएमएफ हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक, तो n नंबर ऑफ टन्स क्या है, इक्वल है, तो इसीलिए अगर n टन्स होगा तो आगे n लग जाएगा, बाकी जो फराडे लॉ है वो लिखा जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन डी अपॉन डी टी फाई बी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी एन नंबर ऑफ टर्न्स और मैग्नेटिक फ्लक्स बी का, चाहे इस तरीके से लिख लीजिए चाहे इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक, तो ये बता रहा है कि अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या कह सकते हो ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो कितना होगा। बाकी आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया कि नहीं, फराडे ने 2 लॉ दिया था, पहला लॉ, सेकंड लॉ, अगर किसी सर्किट में फ्लक्स का चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और सेकेंड लॉ कहता है कि वही ईएमएफ नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया इसी इक्वेशन को फराडे का इक्वेशन कहते हैं, और ये जो रिलेशन था पहले न्यूमैन्स ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि जो ईएमएफ है सर्किट में वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, इसी को न्यूमैन्स का लॉ भी कहते हैं। अगर किसी कॉइल्स में फ्लक्स का चेंज हो रहा है लेकिन उसमें टन्स एन नंबर ऑफ टन्स हैं और वो इक्वल एरिया कवर करता है तो उसमें जो ईएमएफ हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी एन फाई बी हो जाएगा। ठीक, और जहाँ पर जो एन फाई बी है इसको कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स का लिंकेज। होप आप लोगों को फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फराडे लॉ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फराडे लॉ। इससे जो क्वेश्चन बना हुआ है ना, लॉन्ग में क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फराडे लॉ। पहले इंटीग्रल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले डालिएगा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फराडेज लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फराडे का लॉ। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फराडे लॉ, फराडेज लॉ। फराडे का लॉ क्या बताता है, जो ईएमएफ होता है वो नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अभी हमने देखा, तो इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं। और हम जानते हैं जो फ्लक्स होता है वो जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है और उसका कुछ एरिया के साथ होता है। तो लिखेंगे सिंस वी नो डैट क्लास 12th में भी हमने पढ़ा है, जो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस होता है। ठीक, इसको हमने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे तो जब हम फ्लक्स का निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एस, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी तो निकाल सकते हैं कि ई डॉट डी एल हो जाएगा इसमें। ठीक, और ये इसमें वेक्टर फॉर्म में रहता है। ठीक, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। देखिए इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फराडे लॉ पढ़ने वाले हैं, तो हम सबसे पहले जानते हैं फराडे लॉ क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी फाई होता है। और हम लोग ने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो फाई होता है वो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस होता है। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, तो E इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एल वेक्टर फॉर्म में लगा देते थे। इसको पहली इक्वेशन मान ली, इसको सेकेंड इक्वेशन मान ली, इसको थर्ड इक्वेशन मान ली। अब पहली, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से इसमें वैल्यू
पुट करेंगे, ई की जगह क्या पुट करेंगे, ई की जगह पुट करेंगे ई डॉट डी एल, फाई की जगह पुट करेंगे बी डॉट डी एल, तो हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म निकल आएगा फैराडे लॉ का। तो यहाँ पर लिखते हैं आगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो ई की जगह क्या है, इंटीग्रल ई डॉट डी एल वेक्टर और इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी है, डी अपॉन डी टी एज इट इज़ लग देंगे और फाई की जगह क्या पुट कर देंगे, बी डॉट डी एस। बस यही हो गया हमारा, क्या हो गया, यही कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। बस सिंपल सा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब जो डिफरेंशियल फॉर्म है ना उसको भी अच्छे समझिएगा, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंशियल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लॉन्ग में पूछ सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, तो अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म। सबसे पहले इसी का इंटीग्रल फॉर्म मैंने इसलिए आप लोगों को कराया क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो लिखेंगे सिंस वी नो डैट इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, जो कि क्या था, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी इंटीग्रल बी डॉट डी एस, ये क्या था, इंटीग्रल फॉर्म था। हम इसको जानते हैं तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें देखिए ये ई डॉट डी एल है मतलब लाइन इंटीग्रल है, ई डॉट डी एस है मतलब सरफेस इंटीग्रल है, तो मतलब एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे हम लाइन को सरफेस में कन्वर्ट कर ले, चाहे सरफेस को लाइन में कन्वर्ट कर ले। और हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है गॉस लॉ, गॉस थ्योरम वगैरह पढ़ा हुआ है ना, जिसमें लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते थे, तो वही का यूज़ करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे ऑन कन्वर्टिंग लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ई डॉट डी एल है जो कि लाइन इंटीग्रल है, अगर इसको हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगाएंगे ऑपरेटर, इसको कहते हैं डेल, फिर डेल वेक्टर क्रॉस ई का कर रहे हैं ना तो क्रॉस कर देंगे ई, इसको हम लोग कर्ल भी बोलते हैं, डेल क्रॉस ई को कर्ल भी बोलते हैं। और सरफेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डी एस लगा देंगे, डॉट डी एस, इसी को कन्वर्ट करेंगे। चाहे इसको कन्वर्ट कर लीजिए चाहे इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये लाइन इंटीग्रल था, इसी को कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इधर साइड सरफेस इंटीग्रल दिया है। तो अगर हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो ई डॉट डी एल का हमारे क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई वेक्टर, और हम सरफेस में कर रहे हैं डॉट डी एस हो जाएगा, ठीक। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ई डॉट डी एल की जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रल डेल क्रॉस ई वेक्टर डॉट डी एस। तो लिखेंगे इंटीग्रल डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस, इधर के साइड का इधर एज इट इज़ लिख देंगे, डी अपॉन डी टी इंटीग्रल बी डॉट डी एस। अब इधर देखिए इधर भी सरफेस इंटीग्रल है इधर भी सरफेस इंटीग्रल है, मतलब बात बराबर हो गई, बैलेंस हो गया। तो इसको हमने क्या बताया अभी, इसको अगर हम सरफेस इंटीग्रल को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ई वेक्टर जिसे कहते हैं डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस, और बी वेक्टर को भी हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा बी अपॉन डी टी। यही है हमारा डिफरेंशियल फॉर्म, जिसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया, डेल क्रॉस ई को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ई है ना, ये ई इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी अपॉन बी वेक्टर, ठीक, बी। इसी को कहते हैं, चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे इस तरीके से लिखिए, ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल
फॉर्म है फैराडे लॉ का। होप आप लोगों को इंटीग्रल फॉर्म अच्छे समझ में आ गया होगा, डिफरेंशियल फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने फैराडे लॉ बता दिया, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ बता दिया, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ बता दिया। अब एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक आता है लेंस लॉ, जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। अभी कभी कभी इसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये लॉन्ग में इस तरीके से पूछ सकता है, डिफाइन लेंस लॉ, या उसके आगे भी और भी क्वेश्चन को बढ़ा करके पूछ सकता है। तो आप लोगों को कम से कम लेंस लॉ पता होना चाहिए। ठीक, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पेज से, लेंस लॉ क्या होता है। लेंस लॉ छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। और लेंस लॉ क्या होता है, जितना चीज़ मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखवाऊंगी उतनी ही चीज़ आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिखनी है, क्योंकि एग्जामिनर ना पॉइंट वाइज के नंबर बहुत अच्छे से देता है। तो इसमें लिखेंगे, पहले लिखा दूंगी फिर उसके बाद समझा दूंगी। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालिएगा, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। लेंस लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट is always such that as to oppose, पहले लिख लीजिए फिर मैं अच्छे से समझा दूँ, as to oppose the cause that produced it। ठीक, ये हमारा लेंस लॉ कहता है। लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करेंट, जो इंड्यूस करेंट की डायरेक्शन है, मान लीजिए इधर से इधर की तरफ इंड्यूस करेंट की डायरेक्शन है, इज़ ऑलवेज सच दैट एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस। मान लीजिए कि ये एक बंदा है, इसने इंड्यूस करेंट को प्रोड्यूस किया है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। तो लेंस लॉ कहता है कि यही इस डायरेक्शन को ये अपोज करता है, मतलब अगर लेफ्ट से राइट जाना है तो वो क्या करता है, राइट टू लेफ्ट जाता है। तो यही कहता है लेंस लॉ। लेंस लॉ कहता है कि जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस करंट की, वो ऑलवेज अपोज करता है जिसने उसे प्रोड्यूस किया है, हमेशा इसी का विरोध करता है। इसी ने इसको प्रोड्यूस किया है, इसी का विरोध करता है। ठीक, तो मेन डेफिनेशन तो ये हो गई लेंस लॉ की, लेकिन इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा और लिखिएगा, इन फर्स्ट केस जिसमें वो प्रोड्यूस करता है, तो लिखेंगे इन फर्स्ट केस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मूविंग conductor is such that the force acted upon the conductor is opposite to its मोशन। ये सब मेरी ही नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता रही हूँ। इसमें कह रहा है, इन फर्स्ट केस, पहले केस में, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द मूविंग कंडक्टर इज सच दैट द फोर्स एक्टेड अपॉन द कंडक्टर इज अपोजिट टू इट्स मोशन। इसमें कहता है पहले केस में जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है किसी भी मूविंग कंडक्टर में, वो कुछ इस तरीके से होती है कि उस कंडक्टर के अपोजिट होती है, मतलब कंडक्शन इस डायरेक्शन में तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट होती है। ठीक, तो अब इसका पहला केस समझ में आ गया। अब इसका दूसरा केस देखिएगा, तो इसमें लिखेंगे, इन द सेकेंड केस द इंड्यूस्ड करंट in the second case the induced current sets up a magnetic field
which within the area bounded by the circuit is, पहली कंडीशन इसमें भी आती है, in the direction opposite to the original field if this is increasing। फिर दूसरा कहता है कि in the direction of the original field if it is decreasing। Thus we see that the induced field does not oppose the magnetic field but opposes the change in it। लेंस लॉ का प्रूफ भी आ सकता है, ठीक। अगर पूछा गया तो बहुत एग्जामिनर पूछता है, बहुत एग्जामिनर नहीं पूछता है। पहले यहाँ समझिएगा, एक बार फिर लेंस लॉ समझा देती हूँ, फिर मैं सारे पॉइंट्स को क्लियर करती हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड करंट की, इज़ ऑलवेज सच डैट एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस है। वो हमेशा अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, ठीक। अब पहला केस कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी मूविंग कंडक्टर में, इज सच डैट द फोर्स, कुछ इस तरीके से होगी कि जो फोर्स एक्टेड अपॉन द कंडक्टर, जो कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है वो हमेशा अपोजिट होगा उसके मोशन से, ठीक। और इसका सेकंड केस कहता है कि जो इंड्यूस करंट सेट अप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है सेकंड केस में जो इंड्यूस करंट को कुछ इस तरीके से सेटअप किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, विथ विच द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किट, जो उसका एरिया होगा जो सर्किट के थ्रू बाउंडेड होगा, वो दो केसेस में हो सकता है। चाहे वो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हो सकता है अगर वो इंक्रीजिंग हुई तो, ठीक। और दूसरा केस क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल फील्ड की डायरेक्शन में हो सकता है अगर वो डिक्रीजिंग हुई तो, ठीक। तो और आगे क्या कहते हैं, दस वी सी डैट द इंड्यूस्ड फील्ड डज नॉट अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। इससे हमने दो केसेस से हमने देखा कि जो इंड्यूस्ड फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं करता है, लेकिन अपोजेज द चेंज इन इट, जो उसमें चेंज आ रहा है उसको अपोज करता है। तो होप आप लोगों को लेंस लॉ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों फैराडे लॉ, लेंस लॉ अच्छे से समझ में आ गया है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए हाँ हमको अच्छे से समझ में आ गया है। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। कोई भी और लेक्चर चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एटलीस्ट 2 पीपल तक शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी बनाई हुई वीडियो या मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसकी एक और वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। उसमें क्या रहेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। पूरा का पूरा सेल्फ इंडक्शन एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी, ताकि मैं बनाना चाहती तो इसकी बहुत ज़्यादा क्लासेस बन सकती थी, 10 से 15 क्लासेस बन सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों को जल्दी भी है एग्ज़ाम की तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता देती हूँ, अगर आप लोगों को मेरे चैनल पे जैसे किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, तो सर्च कीजिएगा BSc 3rd सेमेस्टर फिजिक्स बाय योर BSc गाइड। मैथ्स का है तो मैथ्स बाय योर BSc गाइड, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री बाय योर BSc गाइड। तो मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो होगी सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगी, कहीं और ढूंढने को नहीं मिलेगा। और नहीं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी प्लेलिस्ट अरेंज है, तो
आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे ना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, तो सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी मिल जाएगी, बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की यूनिट 1 की, यूनिट 2 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट की, वन शॉट की, सब कुछ मिल जाएगी। केमिस्ट्री की मिल जाएगी, फिजिक्स की मिल जाएगी। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में है, तो उनको भी मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ साथ उनके लिए भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। चाहे वो उनका सिलेबस हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक हो, सब कुछ सारा सिलेबस मैंने ऑलरेडी पहले भी कराया हुआ था, न्यू स्टार्टिंग भी की हुई है। और मेरी जो हर वीडियो है शाम को 5 बजे आएगी, क्योंकि ठंडी अब बढ़ने लगी है, और शाम में 7 बजे आएगी। ठीक, ये 2 टाइमिंग हो गई है क्लास की वीडियो की। और आप लोगों को एक दिन में 2 से वीडियो 3 से वीडियो मिल जाएगी, 2 या 3 वीडियो मिल जाएगी, ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी कोर्स भी कंप्लीट हो। मैं चाहूँ तो एक ही दिन में सबको कंप्लीट करा दूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में भी तो आना चाहिए ना। और थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी हो जाता है, नेट का इशू हो जाता है वीडियोज़ अपलोड होने में, तो थोड़ा उस चीज़ को भी लेकर के देखना पड़ता है। तो मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और शाम में 7 बजे आएगी। तो आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जो बेल होती है ना, उस पर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।